अरे बच्चों, आज हम सेट थियरी के जो छूटे हुए कंसेप्ट हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इस सिंबल को। अगर कहीं पे यह सिंबल बना है तो इसे कहा जाता है डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन इसका मतलब क्या होता है? इसे इफ भी कहा जाता है। इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इस एरो में दो एरो है। जो यह वाला एरो होता है यह होता है ओनली इफ का, और जो इधर वाला एरो होता है यह होता है इफ का। अभी एक उदाहरण से हम इस चीज को समझेंगे। जैसे हम कहें कि A इज इक्वल टू B implies and implied that A is a subset of B and B is a subset of A। यहाँ पे हमने अभी जो बोला implies and implied that। इस डबल एरो का इतनी मीनिंग है, लेकिन ये कहना एक ही चीज चाह रहा है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि A is equal to B implies and implied that A is a subset of B and B is a subset of A। यह कहना चाह रहा है कि A B के बराबर only if, इस डायरेक्शन में अगर बढ़ें only if, अगर हम इस एरो को यहाँ से हटा दें तो A is equal to B implies A and A is a subset of B and B is a subset of A। तो A बराबर B के तभी होगा only if A is a subset of B and B is a subset of A। अर्थात A और B दो सेट अगर हों तो दोनों बराबर तभी होंगे जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो। तो ओनली इफ का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हम तभी कह सकते हैं कि यह होगा जब राइट हैंड साइड का जो रिजल्ट हो वह सही हो। इसी का उल्टा अगर हम लें, यह कहना चाहें, अब देखिए इसका मतलब क्या हम लिख दें कि A विल बी इक्वल टू B ओनली इफ A is a subset of B and B is a subset of A। यदि यहाँ पे हम इसका उल्टा लें, यह वाला इम्प्लीकेशन लगा दें, तो यह क्या कहता है? इधर वाला एरो क्या कहता है कि if A is a subset of B and B is a subset of A, then A will be equal to B। आपको देखने में जरूर लग रहा होगा कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें यह होगा जब यह और यह हों, और नीचे वाले में दिया गया है कि यह और यह हैं, यानी राइट हैंड साइड वाले सही हैं, तो A और B इक्वल होंगे। तो ये इफ का केस है, रिटर्निंग इफ का, सॉरी, ये रिटर्निंग इफ का केस है और ये फॉरवर्ड इफ का केस। तो अब तो एनसीईआरटी की बुक्स में मैंने देखा है कि इस लॉजिक को यूज करते हुए प्रूफ करने के जो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हुआ करते थे वो दिख नहीं रहे हैं, लेकिन पुरानी जो मैथमेटिक्स की बुक थी इस आधार पर प्रूफ करने के कई एग्जाम्पल्स विद्यमान हैं। आप अगर देखना चाहिएगा
तो यूपी बोर्ड की जो पुरानी किताबें हैं उसको ले करके देखिएगा कि कैसे इस चीज़ का यूज़ करके किसी चीज़ को हम प्रूव करते थे। मैं आपके ग्रुप पे पुरानी किताब के कुछ एग्जाम्पल्स को सेंड कर दूंगा, आप उस चीज़ को देख सकते हैं। और इच्छा होगी तो आप डिमांड करिएगा, हम और क्वेश्चंस उस पर डाल देंगे, आप अपने से प्रूफ करने का प्रयास कीजिएगा। जो नहीं हो पाएगा उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। तो डबल इम्प्लीकेशन का मतलब यही होता है। नेक्स्ट हमारा है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? डिसजॉइंट सेट वे सेट हैं जिनमें कोई दो अवयव कॉमन ना हो, जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ना हो। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है, इसे हमने ले लिया 1 2 और इसे हमने ले लिया 3 4। तो क्या इन दोनों में कोई अवयव कॉमन है? इसमें कोई भी अवयव या एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ऐसे सेट को हम कहेंगे कि यह डिसजॉइंट है, विसंघीय है, विसंघीय है समुच्चय। अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो आप देख रहे हैं कि अगर 1 और 2 3 और 4 यानी ए और बी का अगर हम इंटरसेक्शन ले लें तो क्या आएगा? आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन में वे अवयव आते हैं जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो यहाँ तो एक भी अवयव कॉमन नहीं है। जब एक भी अवयव कॉमन नहीं होगा तो इसे हम कहेंगे ये फाई, एक भी अवयव नहीं माने नल सेट। तो ये नल सेट आया क्यों? ए और बी का इंटरसेक्शन नल सेट कब आएगा? जब ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे। अर्थात हम इसी चीज को डिफाइन कर सकते हैं कि ए एंड बी आर disjoint set if and only if A intersection B is equal to 5। यहाँ पे देखिए मैंने फिर वही इफ एंड ओनली इफ की साइन को यूज किया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ए और बी डिसजॉइंट होंगे यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा। और इसी को हम उल्टा भी कह सकते हैं कि यदि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो तो ये दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे। एक इफ हमको यह बताता है ए एंड बी डिसजॉइंट आर डिसजॉइंट। अगर ये दोनों डिसजॉइंट हैं तो ये बताता है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 हो। अब उल्टा ले लें कि इफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 है तो यह तभी होगा जब ए और बी डिसजॉइंट हों। यानी हम इधर भी एरो लगा सकते हैं, तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मेरी समझ से आप समझ गए होंगे कि डिसजॉइंट सेट है क्या। वे दो समुच्चय जिनमें एक भी अवयव कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, उसे हम डिसजॉइंट सेट कहेंगे। और उसकी विशेषता क्या है कि अगर किसी को हमें दिखाना होगा कि दोनों डिसजॉइंट सेट हैं तो हमें दिखाना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी निकाल लें उनका। अगर वो 5 आ जाए तो हम कहेंगे कि ए और बी दोनों डिसजॉइंट सेट। तो कहीं पे भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे पूछा जाता है कि सो दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, देन वी हैव टू प्रूव ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 या नल सेट। नेक्स्ट आपका है रिजल्ट A intersection B implies, sorry, A is a subset of B, this. A is a subset of B
दिस इम्प्लाइज A यूनियन B इज इक्वल टू B। जैसे हम एक उदाहरण लें 1, 2 and 3 और B को हम ले लें 1, 2, 3, 4 and 5। तो आप देख रहे हैं कि A इज सबसेट ऑफ B है कि नहीं भाई। A के जितने भी अवयव हैं वो B में कंटेन्ड हैं। अगर दोनों B में कंटेन्ड हैं तो निश्चित तौर पे A इज सबसेट ऑफ B। अब यदि कहा जाए कि A यूनियन B का, A और B का यूनियन निकालिए, तो A यूनियन B का वैल्यू क्या आएगी? A यूनियन B के लिए पहले हम A के अवयवों को लिख लेते हैं 1, 2, 3। अब जो अवयव A के आ चुके हैं यदि वे B में मिले तो उनको छोड़ करके जो बचे हुए अवयव हैं उनको भी इसमें लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3 चूंकि इसमें आ चुका है इसलिए इसको छोड़ देंगे, जो बचा हुआ होगा उसको भी इसमें कंटेन कर लेंगे। अब यह जो आया 1, 2, 3, 4, 5 आया, ये है क्या? आप देख रहे हैं कि ये यही वाला सेट है और ये सेट जो है वो क्या है? B। तो यहाँ से एक रिजल्ट मिला कि इफ A is a subset of B, then A union B is equal to B। जो चीज यहाँ पे लिखी A is a subset of B, then A union B is equal to B। नेक्स्ट हमारा इसमें जो टॉपिक छूटा हुआ है वो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट A। मैंने इस चीज को किसी लेक्चर में डिस्कस किया था हल्के से कि यदि हम मान लें कि कोई हमारा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, और इसका एक सेट हमने A ले लिया। ये हमारा, यह जो स्थिति है ये वाली पूरी, ये हमारा A है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को हम लिखते हैं A बार। A बार इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। और इसकी जो डेफिनेशन होती है वो यह होती है कि जो A में न हो। कॉम्प्लीमेंट A का मतलब क्या है? A का मतलब क्या होता है? X such that X belongs in A, this। और कॉम्प्लीमेंट A का जो पूरक हो इसे कहा जाता है पूरक, पूरक समुच्चय। इसे A का पूरक क्या होगा? तो पूरक का सेंस यहाँ पे समझिए कि जो यह यूनिवर्सल सेट होता है यह किससे मिलके बना होगा? एक तो यह वाला एरिया है और एक यह वाला एरिया है। इन दोनों एरिया को अगर मिला दिया जाए तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अर्थात U इज इक्वल टू A प्लस समथिंग। इस समथिंग को हम A डैश लिख दे रहे हैं और यही जो A डैश आ रहा है यही आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A होता है या A का पूरक समुच्चय होता है। अब अगर हम इसे देखें तो कैसे लिख सकते हैं? A डैश इज इक्वल टू U माइनस A। इसे हम लिख सकते हैं U माइनस A। और U माइनस A है क्या? आप जानते हैं कि U माइनस A इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स इन U बट X डज नॉट बिलोंग्स इन A। अर्थात
जो U में तो हो किंतु A में ना हो, अर्थात U और A के बीच में जो कॉमन पॉइंट्स हों उनको छोड़ करके जितने भी पॉइंट बच रहे हों वो सब इसके सदस्य हो जाएंगे। अर्थात जो हमने यहाँ पे सर्किल से सेट किया हुआ है यह रीजन आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ A आ जाएगा। इसी को हम पूरक समुच्चय कहेंगे, A का पूरक समुच्चय। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। यदि हम कोई सेट A ले लें और इसका कॉम्प्लीमेंट लें और इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर ले लें तो क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, सॉरी वही सेट आ जाएगा। इसे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? हम एक अगर यूनिवर्सल सेट लें, लेट U बी यूनिवर्सल सेट, लेट U बी यूनिवर्सल सेट, तो A डैश क्या होगा? आप जानते हैं A डैश की डिफिनीशन थी U माइनस A, अर्थात कॉम्प्लीमेंट ऑफ A विल बी इक्वल टू U माइनस A, डिफरेंस ऑफ U एंड A। अब यदि हम इसे एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लें, कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो हमारा तो जब A डैश का कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे तो इसे लिखेंगे U माइनस A डैश, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन दी जाती है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब U माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा दीजिए तो A डैश विल बी U माइनस ए। तो A डैश के डैश को हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ A अगर निकालना चाहें तो U माइनस A डैश लिखना पड़ेगा। अब A डैश की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर दें तो आप देख रहे होंगे कि U माइनस A आ जाए, और जब आप इसको आगे करेंगे तो क्या आएगा? सिंपली A आ जाएगा। इस सामान्य ढंग से आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। वेन डायग्राम से अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो देख सकते हैं, ये हमारा अगर ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा क्या है? A है, तो ये हमारा A डैश होगा। अब A डैश का कॉम्प्लीमेंट देखिए, A हमारा इतना था, इसे निकालने के लिए हमने किया क्या कि इस स्क्वायर में से इस A के पोर्शन को निकाल दिया तो हमारा A डैश आ गया। अब अगर हम इस सेट का जो बचा हुआ सेट था इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहेंगे तो हमें करना क्या होगा कि ये जो रीजन है, कितना रीजन? ये जो रीजन है, ये बचा हुआ रीजन अभी है यहाँ, इसको हमने नहीं टच किया है, जिसमें हमने सर्किल रख दिया। यह जो रीजन A डैश का आया, अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो यूनिवर्सल सेट में से हम A डैश को घटाएंगे। यूनिवर्सल सेट हमारा पूरा का पूरा ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में से अगर A डैश वाले रीजन यानी इस लाइनिंग रीजन को हम निकाल देंगे तो बचेगा क्या? यही वाला रीजन बचेगा। और यह रीजन है क्या? पहले से दिया हुआ है कि ये A है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट बिकम्स द सेम सेट। तो इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे, आगे चल के कई जगहों पे इसका उपयोग होगा। दो रिजल्ट और हैं जिन्हें हम डी मॉर्गन्स रूल के नाम से जानते हैं।
डी मॉर्गन रूल है, अगर हम ए ले लें एंड बी ले लें, इन दोनों का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ले लें, तो ये आता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लें और इसका कॉम्प्लीमेंट लें, तो ये आता है ए डैश यूनियन बी डैश। अर्थात हमने दो सेट लिए, दोनों सेट का यूनियन लिया और दोनों सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वह जो वैल्यू आएगी वह उसके बराबर होगी कि पहले हम दोनों के कॉम्प्लीमेंट ले लें और फिर दोनों के इंटरसेक्शन निकाल। जैसे हम कहें कि हमारा एक यूनिवर्सल सेट हम ले लें 1 2 3 अप टू 9, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, और हम यहाँ पे कहें कि हमारा A इज इक्वल टू 1 2 एंड 3 और B इज इक्वल टू 2 3 5 एंड 6। अब यदि हम इन दोनों का यूनियन ले लें तो क्या आएगा, जरा सा देखें। A यूनियन B विल बी इक्वल टू 1 2 3, ये तो रहेगा ही 1 2 3, इसमें 5 और 6 और जुड़ जाएंगे। अब यदि हम कहें कि जो A यूनियन B आया उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। A यूनियन B का जब कॉम्प्लीमेंट आप निकालेंगे तो कॉम्प्लीमेंट जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट में तो होना चाहिए, लेकिन जिसके साथ इसे हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या आएगा, U माइनस A यूनियन B, अर्थात यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन A यूनियन B में न हो। तो A यूनियन B में जो चीज़ें होंगी उसी को यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए तो हमारा A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से जो वैल्यूज आएंगी वे आएंगी 1 2 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 4 बच रहा है तो 4 आ जाएगा, 5 और 6 नहीं आएंगे, फिर 7 8 एंड 9 आएंगे। तो A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट जो आया उसकी जो वैल्यू आई वह आ गई 4 7 8 9। अब जरा सा इधर वाले ऑपरेशन को करके हम चेक करें। A का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जो यहाँ हो उसे हम यूनिवर्सल सेट से हटा दें, तो जो यहाँ होगा यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे वही उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये बचेगा 4 5 6 7 8 एंड 9 एंड B डैश निकाल लें, ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट आप B निकाल लें। जब कॉम्प्लीमेंट आप B निकालेंगे तो आएगा क्या, कॉम्प्लीमेंट आप B निकालेंगे तो इसमें जो चीज़ें B में हों यहाँ से हटा दीजिए, B से हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, नेक्स्ट आपका 2 3 तो आना नहीं है, आएगा 4, हाँ 4, नेक्स्ट आएगा 5 6 आएगा नहीं, 7 8 एंड 9। तो A का कॉम्प्लीमेंट इतना आ गया, B का कॉम्प्लीमेंट इतना आ गया। अब A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमको निकालना है, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट निकालिए, यानी जो A में भी हो और B में भी हो। तो ऐसे कौन से पॉइंट आपको दिख रहे हैं, एक तो 4 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है और 9 दिख रहा है। तो आपने रिजल्ट क्या देखा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट 4 7 8 9 आया और A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू भी सेम आई,
अर्थात यह वाला जो रिजल्ट है ये ट्रू है। आप इसी ढंग से इसको भी प्रूव कर सकते हैं कि होमवर्क के लिए इसी एग्जाम्पल में आप होमवर्क के रूप में इसको सॉल्व करिए और देखिएगा क्या यह रिजल्ट भी प्रूफ होता है कि नहीं होता। तो ये दोनों रिजल्ट जो हैं इन्हें कहा जाता है डी मॉर्गन्स रूल। डी मॉर्गन्स रूल, ये डी मॉर्गन्स रूल है। नेक्स्ट आपका कॉम्प्लीमेंट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट से जुड़ी हुई कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे अगर हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट क्या होगा, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट वेन डायग्राम से जरा सा देखें। ये U है पूरा का पूरा और हम कहें कि इसका कॉम्प्लीमेंट निकालिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट का मतलब हो जाएगा कि जो यूनिवर्सल सेट में ना हो, और आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट किसी रेफरेंस विशेष में सभी अवयवों को कंटेन्ड करता है, तो निश्चित तौर पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि जो यूनिवर्सल सेट में ना हो। तो यहाँ पे यह कह रहा है कि जो इसका मतलब क्या निकला, U माइनस U, ऐसे U के अवयव जो U में ना हो। भाई हमने जब A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालने को कहा था तो कहा U माइनस A निकालिए आप। तो इसमें मैंने बताया था कि U के वे अवयव जो A में ना हो। तो अगर हम U डैश का कॉम्प्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं तो हम भी इसको भी ऐसे ही सिंबल में लिखेंगे। इसका मतलब होगा कि U के वे अवयव, वे एलिमेंट जो खुद U में ना हो। क्या ऐसा कोई अवयव संभव है? निश्चित तौर पे नहीं। तो इसे हम कहेंगे कि 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ U इज इक्वल टू 5। इसी का उल्टा रिजल्ट अगर लिखना चाहें कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5 इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 5 हर सेट का सबसेट होता है, तो 5 यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। अब इस 5 का अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहें तो निश्चित तौर पे क्या आएगा, इसका मतलब होगा, जरा सा देखें तर्क में अगर करें तो 5 डैश विल बी इक्वल टू U में तो हो लेकिन 5 में ना हो। इस तर्क के आधार पर क्या है, U में होना चाहिए। अब 5 का मतलब 5 जिसमें एक भी अवयव ना है वो नहीं होने चाहिए। तो निश्चित तौर पे U में होने वाले जितने भी एलिमेंट होंगे वे सारे के सारे यहाँ कंटेन्ड हो जाएंगे और यही वैल्यू क्या आपको दे देगी, U दे देगी। तो यहाँ से ट्रिवियल रिजल्ट्स हैं, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। एक रिजल्ट आपने और देखा था कि यदि हम एक ले लें और इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, A ले लें और A का कॉम्प्लीमेंट ले लें और दोनों का यूनियन ले लें, दोनों का यूनियन ले लें, तो क्या आएगा, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट आ जाता है। जैसे हमने कहा कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा A है, तो निश्चित तौर पे जानते हैं आप कि ये A डैश होगा
अब यदि ए और ए डैश दोनों को हम मिला दें, यूनियन ले लें, तो ये रिजल्ट पूरा का पूरा यू आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि ये यूनियन ए डैश इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। अब अगर इन्हीं का इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो निश्चित तौर पे रिजल्ट की वैल्यू 5 आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की डिफिनीशन ही यही है कि ए डैश में वे अवयव हैं जो ए में नहीं हैं। तो जब ए डैश में वही अवयव हैं जो ए में नहीं हैं, इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कॉमन एलिमेंट नहीं है। अब जब दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वह वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन हमें कॉमन पॉइंट से देता है, तो ये वैल्यू आपको 5 दे देगा। तो इस ढंग से यहाँ पे कुछ रिजल्ट थे, इनको हमने डिस्कस किया। वेन डायग्राम पर जो लास्ट टॉपिक है उसे हम, जो व्यावहारिक जीवन में वेन डायग्राम का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, उसको करने में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि कैसे हम इन सवालों को लगाएंगे। आप देखते हैं कि सामान्यतः इंटरमीडिएट स्तर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वे अन्य जगहों पे जीएस वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यह जो टॉपिक है यह आपकी रीजनिंग में बहुत पूछा जाता है। आईएएस में, पीसीएस में, एसएससी में, संघ लोक सेवा आयोग के किसी भी एग्जाम में इस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है। सामान्यतः इंटरमीडिएट स्तर की गणित नहीं पूछी जाती कहीं पे, लेकिन यह जो टॉपिक अब बताने चल रहा हूँ यह आपसे पूछी जाती है। तो कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को जरा सा हम आज थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका देख लें, फिर हम न्यूमेरिकल्स उस पे करेंगे। जैसे हम कहें कि हमारे पास 3 सेट हैं, एक सेट ए हो और एक सेट बी हो, और ये यूनिवर्सल सेट था। तो निश्चित तौर पे कुछ नंबर यहाँ पे होंगे, कुछ नंबर यहाँ पे होंगे, और कुछ नंबर ऐसे होंगे पदार्थ यहाँ पे एलिमेंट्स के जो यहाँ पे कॉमन होंगे। मान लीजिए कॉमन वाले को हमने जड़ मान लिया, तो आप देख रहे हैं ये है क्या? यह वाला जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे पूरा का पूरा एक सर्किल, बी सर्किल। तो बी में कितने नंबर हैं अगर हम इसे रिप्रेजेंट कर दें एन बी से? ए में कितने नंबर हैं, इसको रिप्रेजेंट कर लें हम एन ए से। और ये जो बीच वाला कॉमन वाला पोर्शन है इसे आप जानते हैं कहा जाता है ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ए इंटरसेक्शन बी। इस हम एक्स वाई जेड को हटा देते हैं यहाँ से, जिससे आपकी समझ में। अब अगर हम इस वाले पोर्शन को लें, ध्यान से देखिएगा जो मैं सेट कर रहा हूँ ये है क्या वास्तव में? इस पोर्शन को हमने लिया, यह जो पोर्शन बीच में है इसे हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं किया है। तो जो इधर वाला पोर्शन है यह कहलाता है b माइनस ए, अर्थात जो b में तो हो किंतु a में ना हो। और इधर वाला जो पोर्शन यहाँ बच रहा है दिस, ये पोर्शन, इसे हम कहेंगे a माइनस बी, अर्थात a में हो किंतु b में ना हो। बीच में a इंटरसेक्शन b वाले को मैंने छोड़ रखा है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि उन अवयवों की संख्या कितनी होगी जो a में तो कंटेन्ड हो किंतु b में ना हो, तो हम निकाल लेंगे n a माइनस बी।
यदि हमें पूछा जाए कि उन अवयवों की संख्या जो बी में तो हो किंतु ए में ना हो, तो हम निकालेंगे एन बी माइनस ए। यदि यह पूछा जाए उन अवयवों की संख्या जो दोनों में कंटेन्ड हो, तब हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी आपको दिया ही रहेगा। अब अगर यह पूछ लिया जाए कि ए या बी में कंटेन्ड अवयवों की संख्या क्या होगी, ए या बी, तो मैंने बताया था कि ए या बी के लिए हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना होगा। यह एक फार्मूला है हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम दो सेट्स की दशा में ये कुछ रिजल्ट लिखे हुए हैं, इनके आधार पर कैलकुलेशंस होंगे। यदि हमारे पास 3 सेट हो, उस दशा में हम कैसे इन्हीं कैलकुलेशंस को करेंगे उसे हम देखते हैं। जैसे हम लें एक सेट हमारा ए है, एक सेट हमारा बी है और एक सेट हमारा सी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये ए में भी है, ये बी में भी है और ये सी में भी, ये तीनों में कंटेन्ड है। तो बीच वाले एरिया को कहा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अर्थात जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो, और इनकी संख्या निकालनी होगी तो हम कुछ ऐसे निकाल लेंगे। इस ए सर्किल के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे स्थित, वे सारे के सारे क्या होंगे, नंबर ऑफ ए होंगे। इस बड़े वाले सर्किल के अंदर जो होंगे वे नंबर ऑफ बी होंगे। इस बड़े वाले सर्किल के अंदर जो होंगे वे होंगे सी होंगे। अब जरा सा देखिए कि अगर हम कहें कि इस वाली सर्किल बी और इस सी वाले सर्किल में कॉमन कौन कौन से होंगे, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, यहाँ से शुरू करिए यह और यह, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है बी और सी का इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी एंड सी, अर्थात वे अवयव जो बी तथा सी दोनों में हैं। ऐसे ही अगर हम ए और सी के इंटरसेक्शन पॉइंट को लें तो यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यहाँ से ले आएंगे, तो ये जो आ रहा होगा यह आपको देगा ए इंटरसेक्शन सी। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यहाँ से निकलेगा। और यहाँ पे ए और बी के बीच में जो आपका पॉइंट होगा, यहाँ से शुरू करिए और यहाँ से यहाँ तक आइए, ये जो एरिया होगा यह आपको देगा ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बीच में जो संख्या होगी एन ए इंटरसेक्शन बी की आएगी। अब यदि आपसे यह पूछा जाए कि कौन से इस अवयव में आपको ए दे दे, बी दे दे, सी दे दे, ऐसे दे दे कि जो बी और सी काम करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या दे दो जो ए और बी करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या दे दिया जाए कि ए एंड सी दे दे, ऐसा दे दे कि जो तीनों काम करते हैं, और फिर पूछे कुल कितने लोग थे, अर्थात जो ए को करें या बी को करें या फिर सी को करें,
ऐसे लोगों की संख्या अगर निकालनी होगी तो यहाँ पे हम A यूनियन B यूनियन C निकालते हैं, और इसके लिए जो फार्मूला है वो है NA प्लस NB प्लस NC माइनस NA इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NA इंटरसेक्शन C प्लस अलग अलग संख्याएं जो A B C की हों जोड़ लीजिए, उसमें से जो दो दो कॉमन वाले संख्याएं हों उनको घटा दीजिए, और जो शेष बची संख्या होगी जो तीनों में कंटेंड होंगे उसे हम ऐड कर देंगे। A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C इसको हम ऐड कर देंगे, तो यह जो फार्मूला होगा वह यह बता देगा कि कुल कितने लोग थे। ऐसे सवाल लास्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, आप उसको देखिएगा। और फिर अब हम सेट थ्योरी से जुड़े हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं आपकी किताबों में हैं, या अलग से भी जो भी न्यूमेरिकल हमें अच्छे लगेंगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 1-2 लेक्चर में आपकी सेट थ्योरी समाप्त हो जाएगी। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।